हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम के मेथड्स हम पढ़ रहे थे। 4 हमने कल कर लिए थे, जिनमें से थे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बैंकिंग कार्ड्स, एटीएम एंड एक और था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मे बी ई वॉलेट्स। हाँ, ई वॉलेट्स था। आज हम 5, 6, 7, 8 आगे के जो लास्ट 4 हैं वो हम करेंगे, जिनमें से पहला है यूपीआई। आपने नाम तो सुना ही होगा, यूपीआई क्या होता है वो आज मैं बताऊंगा आपको। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का मतलब होता है कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र होता है। इससे एक हर बैंक की मोबाइल ऐप्स बनी होती है, यूपीआई ऐप्स बनी होती हैं। यूपीआई एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होती है, जिसके थ्रू आप कहीं से भी किसी भी टाइम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स के बीच में। जो डिफरेंट आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हो वो क्या क्या हो सकती हैं? बैलेंस इंक्वायरी, या मोबाइल रिचार्ज आप कर सकते हो, एयर टिकट बुक कर सकते हो, या किसी भी टाइम पे आपने कोई पेमेंट करनी है तो आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। और आप अपना जो एम पिन है, मोबाइल पिन है, वो भी आप चेंज कर सकते हो कभी भी कहीं से भी। तो यूपीआई ऐप जो है हर बैंक की अपनी अलग अलग होती है। अभी तक फिलहाल 29 बैंक्स हैं जिनकी यूपीआई ऐप अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने भी एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था भीम ऐप। भीम का मतलब है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसका मतलब है BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी। BH जो है भारत से लिया गया है, इंटरफेस फॉर मनी IM है। नॉर्मल मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है कि हम फंड ट्रांसफ़र करने के लिए मोबाइल बैंकिंग को हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि एक स्मार्टफोन होता है। उसमें हम एक बैंक अकाउंट नंबर ज़रूरी होता है, हमें उसका IFSC कोड हमें चाहिए होता है, उसका बेनिफिशियरी का सारी डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं अगर हम मोबाइल बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो। लेकिन यूपीआई में हमें सिर्फ एक वर्चुअल आईडी चाहिए होती है। जैसे कि अगर हमें कहीं मेल करना होता है, हमें एक ईमेल आईडी चाहिए होती है, तो हम उस पर मेल भेज देते हैं। सेम इस पर यूपीआई में हमें कोई भी इस तरीके से कोई बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बस उसकी वर्चुअल आईडी चाहिए होती है। वर्चुअल आईडी एक तरह से VPA होता है। VPA का मतलब है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिस आईडी के ऊपर हम पैसा भेज रहे हैं। और जो वो यूपीआई होता है वो हमारे अकाउंट से लिंक होता है, जिससे कि हम उसको पेमेंट कर सकते हैं, और जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसका भी अकाउंट से लिंक होता है, जिससे कि उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यूपीआई में जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि डिफरेंट बैंक्स की सेम ऐप भी हो सकती है, तो उसमें हमें लिंक करना होता है अपने अकाउंट को, जिसमें हम अपना बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं, बैंक नेम डालते हैं, IFSC कोड डालते हैं। उसके बाद में यूपीआई का, जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर आपको दिख ही रहा है सामने स्क्रीन, मतलब फ़ोन पे, कि यूपीआई का एक सॉफ्टवेयर है जिस पे आपको पहले अपना बैंक नेम रजिस्टर करना पड़ता है, पहले अपनी आईडी ढूंढनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, उसके बाद ही आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या है? पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ से ऐप डाउनलोड करोगे, फिर अपनी वर्चुअल आईडी क्रिएट करोगे, उसके बाद अपना बैंक चुनोगे। उसके बाद में फर्स्ट टाइम के लिए सिर्फ, जैसे आप कहीं भी किसी भी साइट पे जाते हो तो फर्स्ट टाइम के लिए अपनी अकाउंट डिटेल्स आप उसे देते हो कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है। उसके बाद अपना एम पिन जो है वैलिडेट करते हो कि आपको जिस तरह से पासवर्ड रहेगा उस आईडी को पेमेंट करने के लिए जो आपको यूज़ करना होगा, वो आपका एम पिन रहेगा, मोबाइल पिन रहेगा, वो आप चूज़ करोगे लास्ट में। और उसके बाद आता है पेमेंट करने का मेथड। पेमेंट आप कैसे करोगे? पहले आप यूपीआई ओपन करोगे, उसके बाद आप सेंड मनी ऑप्शन पे चूज़ करोगे। उसके बाद आपका जो पेई है, जिसको पे करना चाह रहे हो, उसका VPA एड्रेस डालोगे, फिर अमाउंट डालोगे। अगर आपके पास बहुत सारे VPAs हैं, मतलब कि आपके पास 20-25 लोगों के VPA हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे जिसको आप पेमेंट करना चाहते हो। फिर आप उसी डिटेल्स को कंफर्म करोगे। अगर कुछ गलती है तो उसे एडिट भी कर सकते हो, अगर ठीक है तो फिर आप उसे कंफर्म करोगे। और उसके बाद अपना एम पिन डाल के सेंड पे क्लिक करोगे और आपका फंड ट्रांसफ़र इंस्टेंटली हो जाएगा उसके अकाउंट में, उसकी यूपीआई एड्रेस में फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आप करके भी देख सकते हो, घर पे भी आपका हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, ये चीज़ें सारी ऐसी हैं जो आप घर पे बैठे भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो चैप्टर है, आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं आगे, इंटरेस्टिंग है, कोई भी बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये रियल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। और ये तो आपको शायद मज़ा भी आ सकता है कि भाई यूपीआई है, या जो नई नई चीज़ें सीखने में आपको मज़ा भी आएगा। अब एडवांटेजेस क्या है यूपीआई के? जैसे कि मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, उसमें एक चीज़ होती है कि 24/7 हमारे पास अवेलेबल नहीं होता कि फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सिर्फ बैंकिंग आवर्स में ही हम कर सकते हैं। सभी बैंक अकाउंट एक ही यूपीआई ऐप से भी लिंक किए जा सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है।
एक एडवांटेज है कि बाय यूजिंग द वर्चुअल आईडी द कंप्लीट बैंक डिटेल्स रिमेन कॉन्फिडेंशियल। अगर हम अपनी सिर्फ वर्चुअल आईडी दे रहे हैं किसी भी कस्टमर को या किसी भी पर्सन को, तो हमारी जो बैंक डिटेल्स है वो मतलब एक तरह गुप्त रह रही हैं, हमें सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है QR कोड, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब QR कोड ऐसा दिखता है, ये आपने कई जगह देखा भी होगा, जब आप पेमेंट करते हैं कहीं पे भी आप बोलते हैं ना कि पेटीएम से पेमेंट हो जाएगी क्या, तो वो एक कोड आपको दिखा देता है कभी कभी। तो इस QR कोड का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ सेल पे कभी कभी ऐसा मिलता है, कोड मिलता है। ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका यूज़ क्या होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये ब्लैक एंड वाइट कलर का स्क्वेयर से होते हैं, जैसे आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे, इसे हम बोलते हैं QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये एक तरह से जो मर्चेंट है, जो सेलर है, जो भी कोई बिजनेस है, वो अपने पास एक ऐप डाउनलोड करता है अपने फ़ोन में, उससे अपना अकाउंट नंबर रजिस्टर करता है उसमें, उस ऐप से, और उस ऐप में जाके एक ऑप्शन आता है QR कोड स्कैन, मतलब कि QR कोड का। तो उस QR कोड को वो क्रिएट करके उसका प्रिंट निकाल लेता है। फिर प्रिंट निकालने के बाद वो अपनी शॉप पे लगा देता है। जैसे इसका प्रोसीजर भी आगे प्रोसेस भी दे ही रखी है। प्रोसेस क्या है इसकी कि पहले जब डाउनलोड की इसने मोबाइल ऐप या UPI ऐप, फिर अपना अकाउंट नंबर उसे लिंक किया, फिर QR कोड जनरेट किया, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल लिया और उसके पेमेंट काउंटर पे चिपका दिया। और फिर उसके बाद क्या होगा, पेमेंट कैसे होगी, जो भी किसी कस्टमर, कोई भी कस्टमर हो सकता है कि वो वहाँ पे पेमेंट करना चाहता है, तो उस QR कोड को स्कैन करेगा उस ऐप में जाके, और उस QR कोड को स्कैन करते ही पेमेंट की सारी डिटेल्स उसके पास आ जाएंगी। भाई ये उसका नंबर है, ये उसका डिटेल्स है, सारी उस पर आ जाएंगी। और PM पिन डालते ही वो पेमेंट ट्रांसफ़र, मतलब फंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत बिल्कुल कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होता कि आपको कुछ लंबा चौड़ा कुछ याद रखना पड़ेगा, लेंथी प्रोसीजर नहीं होता है। आफ्टर द ऑथेंटिकेशन द डिसाइडेड अमाउंट विल ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट इनटू द मर्चेंट्स अकाउंट। आज के टाइम पे जैसे इसको प्रमोट करने के लिए कई कंपनीज ऐसी भी हैं, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, वो काफ़ी सारे ऑफर्स भी देती है, कूपन्स वगैरह देती है, कैशबैक भी देती है, जिससे कि उसके कस्टमर बढ़ सकें और कस्टमर एक तरह से इसके लिए अवेयर भी हो सकें। ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए जितनी डिजिटल पेमेंट्स होंगी उतना ही करप्शन कम होगा, और करप्शन कम होगा तो उसके साथ ही डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो पाएगी और अवेयरनेस भी ज़्यादा आएगी। तो ये था हमारा QR कोड, जिससे कि हमारी इंस्टेंटली पेमेंट हो सकती है QR कोड को स्कैन करते ही। इसमें तो हमें उसकी वर्चुअल आईडी भी नहीं चाहिए होती है, बस हमें उसका स्कैन करना है और स्कैन होते ही सारी डिटेल्स अपने फ़ोन में अपने आप ही आ जाएंगी, क्योंकि उस QR कोड में उसका बैंक अकाउंट जो है सीक्रेटली तरीके से मेंशन होता है। जैसे इसमें कहीं लिखा भी होगा, हाँ इसमें लिखा भी हुआ है कि जैसे सेकेंड लाइन में आप पढ़ेगा, द QR कोड इज सच ए पैटर्न ऑफ ब्लैक एंड वाइट स्क्वेयर्स एज कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ मर्चेंट्स बैंक अकाउंट सीक्रेटली। तो इसके मर्चेंट के बैंक अकाउंट भी डिटेल्स भी सीक्रेटली इसमें मेंशन होती हैं। फिर हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है इंटरनेट बैंकिंग। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये तो अपने सभी ने सुनी ही होगी। इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है कि हम किसी को फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या अपने अकाउंट में बैलेंस देखना चाहते हैं कि कितना है, वो हम बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके उसमें भी जाके हम देख सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, उस बैंक में हमारा अकाउंट होना सबसे पहले ज़रूरी होता है। आज के टाइम में क्या होता है, हर बैंक अकाउंट जो होता है जब ओपन होता है तो हर बैंक अपने आप ही इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अपने आप ही प्रोवाइड करता है। अब इंटरनेट बैंकिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें बेसिकली, जो हमें नॉर्मली कस्टमर यूज़ करते हैं। एक होता है लॉगिन पासवर्ड, एक होता है लॉगिन आईडी, एक होता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। नॉर्मली इंटरनेट बैंकिंग आप 2 चीज़ों से भी चला सकते हो, लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड। ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो होता है वो सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए ही होता है, नॉर्मली लोग तीनों ही लेते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है कि आप क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके तरीके से आप अपने फ़ंड जो आपने ट्रांसफ़र किया है पैसा, या कोई अपने आप विड्रॉ किया है या फ़ंड डिपॉजिट किया है, आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि वो कब डिटेल्स किया था, स्टेटमेंट उसे निकाल सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिफरेंट बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन ही, चेक बुक घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं, TDS की डिटेल्स निकाल सकते हैं, FD अकाउंट ओपन कर सकते हैं। FD मैंने आपको बताया था फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हम कर सकते हैं घर से बैठे बैठे ही, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल शो भी हो रहा है कैनरा बैंक का, जहाँ पे कि आपसे ऑप्शन पूछ रहा है वेलकम टू नेट बैंकिंग, आपसे लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड आपसे पूछा गया है, और आपके पास अगर दोनों हैं
तो आप इससे लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा या बैंक में जाके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। अब एक चीज़ आती है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड कभी किसी किसी बैंक का ऐसा भी होता है कि लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड एक ही होता है, सेम ही होता है, लेकिन कुछ बैंकों में अलग अलग ही होता है। नॉर्मली अलग अलग इसलिए किया रहता है कि अगर आपका एक पासवर्ड मतलब कि एक तरह से मिसप्लेस्ड भी हो जाए, गायब भी हो जाए, चोरी भी हो जाए, तो आपके पास एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है वो सेफ रहे। तो तभी कहा जाता है कि अपने पासवर्ड जो है किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। अब इन तीनों को यूज़ करके किसी और बैंक अकाउंट या किसी और पर्सन के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं NEFT और RTGS के थ्रू या IMPS के थ्रू। NEFT और RTGS आपको बता ही चुका हूँ कि क्या होता है। अब एक आपके लिए सामने नई चीज़ आई कि IMPS। वैसे तो ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन IMPS का मतलब क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जैसे कि NEFT मैंने आपको बताया था कि बैचेज़ में पैसा ट्रांसफ़र होता है, अगर 9:05 पे किया तो 10 बजे ही पैसा ट्रांसफ़र होगा। RTGS में क्या होता था कि रेगुलरली होता रहता है, लेकिन IMPS में क्या होगा कि मेरे पेमेंट करते ही इंस्टेंटली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट, टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद OTP आता है। OTP भी आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आता है हर पेमेंट के टाइम पे। मतलब ये हमेशा यूनिक ही होता है, कोई भी से एस्टिमेट नहीं लगा सकता कि इस बार क्या OTP होगा। 6 डिजिट का नॉर्मली OTP आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, SMS में आता है सेफ्टी के लिए। अगर कोई आपका पासवर्ड चुरा भी ले तो आपको पता चल जाए कि वो आपके अकाउंट से पैसा निकालना चाह रहा है या निकालने की कोशिश कर रहा है। OTP आप उस साइट पे डालोगे अपने पास ट्रांजैक्शन पासवर्ड के साथ में, और उससे ही पेमेंट कंफर्म हो पाएगी आपकी, और उससे से ही सबमिट हो पाएगी। और जो हर OTP जो होता है, जैसे इसका नाम ही यही कि वन टाइम पासवर्ड, ये सिर्फ वन टाइम के लिए ही वैलिड रहता है। नेक्स्ट टाइम के लिए वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये था हमारा इंटरनेट बैंकिंग। फिर हमारा लास्ट आता है मोबाइल बैंकिंग। अब मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि स्मार्टफोन में हम ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, UPI डाउनलोड कर लेते हैं, UPI ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसमें आप सोचेंगे कि उसमें और मोबाइल बैंकिंग में डिफरेंस क्या हुआ। वो भी हम मोबाइल से ही कर रहे हैं, ये भी हम मोबाइल से ही कर रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है, आप UPI ऐप तो अलग चीज़ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है कि जो बैंक्स हैं जिसमें आपका अकाउंट है, रजिस्टर्ड है, तो आप हर बैंक की अपनी अपनी ऐप है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पेज पर ही दिखाया कि कैनरा बैंक का है। कैनरा बैंक का ये इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट है, उसके ऊपर ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। अब उसी तरीके से हर बैंक की एक तरह से इसमें शायद दिखा भी रखा होगा, हाँ ये जैसे दिखा भी रखा है, मगर इसमें बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ है। ये किसी एक बैंक का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मोबाइल ऐप का। हर बैंक की एक मोबाइल ऐप भी बनी हुई है, जैसे फेडरल बैंक है, PNB भी है, SBI, ICICI, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, येस बैंक, जितने भी बैंक्स हैं सभी की अपनी मोबाइल ऐप बनी हुई है। वो आप स्मार्टफोन में या टैबलेट, iPad, iPod में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद में आप फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है आप ये घर बैठे देख सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपने कोई चेक पेमेंट कर रखी है और उसका स्टेटस जानना हो वो भी देख सकते हैं। स्टेटस को अगर चेक को है वो हम बंद भी कर सकते हैं कि भाई कोई चेक है जो चोरी हो गया है उसे हम स्टॉप पेमेंट भी कर सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम बैलेंस अलर्ट। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं इनके सेविंग्स बैंक अकाउंट में एक चीज़ होती है, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं MAB या AMB। इसका मतलब होता है कि एवरेज मेंटेनेबल बैलेंस, कि अगर आपका मंथली या क्वार्टरली 10,000 से रुपये कम बैलेंस हो जाता है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है और आपको उसे पे करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस है, वो मिनिमम बैलेंस के नीचे जा रहा है। तो वो उसको आपको एक अलर्ट भी मिल जाता है मिनिमम बैलेंस अलर्ट का, कि जैसे मान लो कि मेरे पास अकाउंट में 9800 रुपये हैं और मिनिमम जो MAB है मेरे अकाउंट का वो 10,000 रुपये है, तो 200 रुपये जो है मेरा बैलेंस में कम है तो मुझे उसका इंटरेस्ट चार्ज पे करना पड़ेगा। अब डिफरेंस क्या है UPI और मोबाइल बैंकिंग में, छोटा सा डिफरेंस होता है कि हर बैंक की अपनी मोबाइल ऐप होती है, लेकिन UPI ऐप में सभी बैंक्स के अकाउंट नंबर एक तरह से लिंक किए जा सकते हैं सेम टाइम पे। मोबाइल ऐप जो होती है नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए होती है, और UPI ऐप जो होती है एक तरह से बहुत फास्ट स्पीड की पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए होती है। मोबाइल ऐप में हमें बैंक डिटेल्स चाहिए होती हैं पेई की, जैसे कि उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका नाम,
और बैंक का IFSC कोड। अब IFSC कोड में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। IFSC कोड होता है हर ब्रांच का, बैंक की हर ब्रांच का IFSC कोड अलग अलग होता है। अब ज़रूरी नहीं कि जैसे SBI है, PNB है, पूरे इंडिया में बैंक्स हैं, इसके ब्रांचेज़ हैं, तो अगर यहाँ पे रोहतक में भी अगर 4-5 ब्रांच है तो सभी का IFSC कोड अलग अलग होगा। IFSC कोड एक तरह से पहचान होती है उस ब्रांच की कि हमें कहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। और UPI ऐप में क्या होता है कि फ़ंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं सिर्फ वर्चुअल ID से। जैसे आपको पीछे नाम भी एक लिखा होता है रोहित@एक्सिस बैंक, ये उसकी वर्चुअल ID है। तो ये एक डिफरेंस है UPI ऐप और मोबाइल बैंकिंग के बीच में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और यहाँ पे इसके साथ ही हमारा ख़त्म हो जाता है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के हमने 8 टाइप्स भी कर लिए हैं, जिसमें थे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम था, बैंकिंग कार्ड्स थे, ई-वॉलेट्स था, ATM था हमारा। आज हमने 4 और पढ़े हैं। UPI हमने पढ़ा है, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसकी फुल फॉर्म होती है। फिर हमने पढ़ा QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें हैं। हो सकता है कि आगे कुछ और नया भी आए, वो तो बात चलो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट या बीइंग 2020 या 21st सेंचुरी स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए, आपको सीखना ये आना चाहिए कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना कैसे होता है, वो कैसे पॉसिबल होता है। क्योंकि आजकल पता होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि आजकल फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनसे बचने के लिए भी आपको नॉलेज हर चीज़ की होनी जरूरी चाहिए। कॉमर्स के जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमर्स में कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, तभी आप किसी चीज़ से अपने आप को बचा सकते हो। और आपको ये तो ज़रूर पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई बाय चांस फैमिली में कोई पूछता है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट कैसे होती है और आपको ना पता हो, तो आपको थोड़ा लगेगा कि और थोड़ा सा फील होगा कि कॉमर्स के हैं और हमें ये भी नहीं आता है। तो ये चीज़ें ऐसी है, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि आज के टाइम में जैसे अभी लॉकडाउन भी हुआ था, लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी कुछ ऐसा सामान था जो ट्रांसपोर्ट की वजह से तो रुक ही गया था, ऑनलाइन तो सामान आ ही नहीं रहा था। लेकिन अगर किसी केस में अगर आपको मोबाइल रिचार्ज भी करना है, शॉप तो बंद थी, फिर आप घर बैठे थे कि भाई आप कैसे होगा, शॉप तो बंद है, लेकिन उस केस में आपका काम रुक जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी आती होगी डिजिटल पेमेंट सिस्टम के थ्रू, तो आपका काम कभी रुकेगा नहीं। और फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका बिजनेस है, आपकी कोई जॉब लग रही है, आप कुछ भी कर रहे हैं फ्यूचर में 5-10 साल के बाद में, और अगर आप अगर रहते हो मान लो कि दिल्ली में रहते हो और आपको बेंगलोर में या किसी भी एरिया में पेमेंट करनी है, तो आप कैश लेके उसे देने तो जाओगे नहीं, या वो आपसे लेने तो आएगा नहीं। एक दिन पूरा 2 दिन लगा के तो पेमेंट लेने आएगा नहीं आपसे। क्योंकि अगर आप दिल्ली से केरला जाते हो, या तो आप 2-3 दिन ट्रैवलिंग में लगाओगे, 2-3 दिन जाने में, 2-3 दिन आने में, या फिर आप प्लेन की टिकट खरीदोगे जो बहुत महंगी पड़ेगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। तो इसके लिए आपको ये 8 तरीके सीखना ज़रूरी है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है, आपको कोई डाउट लगता है, प्रैक्टिकली भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है कि ये 8 तरीके जो हैं कि वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा ना हो कि बस आप थ्योरेटिकली नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकली दिखता ज़रूर है लेकिन थ्योरेटिकली बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे प्रैक्टिकल समझ के करोगे तो बहुत जल्दी याद भी होएगा और समझ में भी आएगा और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप जो भी आप पढ़ रहे हो उसे एक तरह से विजुअलाइज करो कि आप एक्चुअली कर रहे हो, या अगर आप ऐसा कर रहे होते तो आप मतलब कि ऐसा अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती कुछ करने की तो आप क्या करते हैं, उसके थ्रू अगर आप सोचोगे तो जल्दी से ही आपको समझ में आ जाएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन फिर भी डाउट होगा तो आपकी कल जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल है ही शाम को 3 बजे, तो उसके लिए रेडी रहें। थैंक यू।